थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्टली जो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसमें आरिफ अली, अरसाना जी, हारून, मी, शाहिद ज़हूर एंड वसीम आरिफ। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने लास्ट ग्रुप लेक्चर में पढ़ा था, जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट किया था वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक ये था कि जो हीट है, टोटली हीट, उसको हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड्स पे ये हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी है उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स की। तो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है कि जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है वो हमें ये नहीं बता सका कि जो एनर्जी चेंज है ये किस डायरेक्शन में चेंज होता है। यहाँ ये जो एनर्जी चेंज होता है इसमें कौन सी कंडीशंस जो हमें चाहिए होती हैं। तो इस वजह से हम जो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ी है। तो आज हम सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में यही पढ़ेंगे, जो ये जो एनर्जी चेंजेस होती हैं यहाँ ये कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी वर्क में, तो ये किस कंडीशन में होती है और किस डायरेक्शन में होती है। अगर हम एग्जांपल देखें इस पे कंडीशंस की और डायरेक्शन की, तो वो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास भी मोटर व्हील्स है या मोटर बाइक है, जब इसको हम मूव कर रहे होते हैं, तो जब मूव कर रहे होते हैं इसको हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्टॉप हो जाती है। तो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। तो इसमें जब फ्रिक्शन की वजह से तो कुछ जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, मींस खत्म हो जाती है। तो जो आपकी बाइक है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। तो जब बाइक आपकी स्टॉप हो जाती है तो आपकी जो ब्रेक्स हैं वो हीट अप हो जाती हैं। और जैसे ही आपकी ब्रेक आप गाड़ी स्टॉप हो जाती है तो ब्रेक्स आपकी जो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो कूल डाउन होती हैं तो आपकी जो गाड़ी है रिवर्स बैक नहीं जा सकती थी, क्योंकि जब ब्रेक आपकी कूल डाउन हो जाएंगी, ठंडी हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी जो है वो बैक नहीं जाएगी, इसकी एनर्जी वो कन्वर्ट नहीं होगी बैक पे। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है प्लीज डायरेक्शन और कंडीशन की। तो अब सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो है इसके मुताबिक इसकी दो कंडीशंस हैं आगे, जो दो स्टेट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो फर्स्ट स्टेट थी आपकी वो है हमारे पास केल्विन प्लैंक्स। अब केल्विन प्लैंक्स के मुताबिक जो इसकी फर्स्ट स्टेट है सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, इसके अकॉर्डिंग अब केल्विन प्लैंक्स में कहते हैं कि जो आपके पास टोटल जो हीट है वो वर्क डन के इक्वल नहीं होती है। केल्विन प्लैंक्स के मुताबिक जो इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल जो हीट है वो वर्क डन के इक्वल नहीं होती है। इसके इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड द प्रोसेस व्हिच मे कन्वर्ट एज सेपरेट फॉर्म एनर्जी। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि डायग्राम की मदद से। अब डायग्राम हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक हीट सोर्स है, सॉरी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है। अब इस हाई टेम्परेचर में से कुछ हीट क्यू हम प्रोवाइड करते हैं किसी हीट इंजन को। हम कुछ हीट जो हम हीट जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी हीट इंजन को। अब जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो हीट इंजन है हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगा। अब जो हमें वो वर्क डन करके देगा वो वर्क जो कभी भी हीट के इक्वल नहीं होगा। तो फिर ये किसके इक्वल होगा ये हमने इसको बताना है। तो जैसे हम किसी भी टेम्परेचर से हम कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं हीट इंजन को, तो वो हमें कुछ वर्क डन करता है, लेकिन उसमें कुछ जो हीट है उसमें रिजेक्ट हो जाती है, सिंक हो जाती है किसी भी एटमोसफेयर में या कोई भी चीज में। तो जब जो वर्क डन है वो किससे इक्वल होगा फिर? अब वर्क डन आपको इक्वल होगा जो आपने हीट जो पहले प्रोवाइड की थी उसके इक्वल, और जो हीट माइनस जो हीट आपकी रिजेक्ट हुई है। तो केल्विन प्लैंक्स के मुताबिक जो आपका हीट है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये किस में कन्वर्ट होती है? जो हम हीट इंजन को प्रोवाइड करते हैं, और जो माइनस जो हीट में वो जो रिजेक्ट करता है वो हीट जो है। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक्स हमारे पास यही है कि जो टोटली ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन इक्वल किसके होगा आपके पास? जो हीट हमें वो जो हीट हम इसको प्रोवाइड करते हैं उसके माइनस जो हीट में वो जो हीट रिजेक्ट होती है किसी भी एटमॉस्फेयर में। तो ये था बस केल्विन प्लैंक्स जिसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी। आगे इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पे इसकी एग्जांपल्स है नीचे आपके पास। एग्जांपल्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें ये है कि इसके हम कोई भी जो फूड खाते हैं हाई टेम्परेचर्स का, तो वो किसी वो केमिकल चेंज की वजह से उसको कन्वर्ट हो जाता है कोल्ड में जाके। केमिकल चेंज की वजह से वो किसी भी we eat food on high temperature sources. The chemical energy of food is utilized by body to maintain its temperature and do work. मींस हम कोई भी एनर्जी खाते हैं
तो केमिकल एनर्जी जो है वो फ्लूइड की प्राइस होती है और हमें हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है कोई भी काम करने के लिए। यहाँ व्हेन वी डू सम वर्क, हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा जो बॉडी है वो वार्म अप हो जाती है, हीट अप हो जाती है, जिससे जो हमारी जो हीट एनर्जी है वो रिजेक्ट हो कर देती है वो इन्वायरमेंट वो हीट एनर्जी रिजेक्ट हो जाती है। इवन इफ वी आर नॉट डूइंग वर्क, तो हम कोई भी वर्क नहीं करते तो आवर बॉडी स्टिल रिजेक्ट अ लॉट ऑफ हीट। तो जब हम कोई भी वर्क नहीं करते तो हमारी बॉडी जो है वो ऐसी जो एनर्जी उसको रिजेक्ट करती है इन्वायरमेंट ड्यू टू मेटाबॉलिज्म पास। तो ये था हमारे पास केल्विन प्लैंक्स एग्जांपल्स, ये इसकी फर्स्ट स्टेट थी। सेकंड स्टेट इसकी क्लासिक स्टेट है, सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब क्लासिक स्टेट जो है उसके मुताबिक क्लासिक स्टेट हमें ये कहती है कि हमारे को कोई भी लो टेम्परेचर को हम हायर टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लो टेम्परेचर किसी भी एनर्जी को हम हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोसेस हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड रिवर्सर टू हॉट रिवर्सर विदाउट द एक्सटर्नल वर्क। तो इसलिए इसके लिए हमें इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है, कोई ना कोई वर्क रिक्वायर्ड होता है। इसकी जो परफेक्टली एग्जांपल है जो हम इसके दे सकते हैं वो रेफ्रिजरेटर है। अब इसको हम इस पे पढ़ते हैं, डायग्राम की मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके हमारे पास दो टेम्परेचर्स हैं, कोल्ड और हॉट टेम्परेचर है। तो अगर आप ये कोल्ड और हाई टेम्परेचर है तो कभी भी अगर ये दो पड़े हुए कोल्ड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर है तो इसमें से कोई जो एनर्जी है ये कभी भी कोल्ड से हाई की तरफ खुद ब खुद नहीं जाएगी। तो ये कैसे फिर जाएगी, इसको कोल्ड से हाइट में ट्रांसफर करने के लिए या इस पे जाने के लिए इसको हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसमें हमें इसमें कोई इसको वर्क देना पड़ेगा क्योंकि हीट इसमें प्रोवाइड करने के लिए जिसकी वजह से ये कोल्ड से एनर्जी हाई की तरफ मूव करे। तो जैसे हम इसको कोई वर्क डन देते हैं तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है इसमें हाई टेम्परेचर में। मींस के when we cannot consider a refrigerator, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसी रेफ्रिजरेटर के जरिए हम इसको पंप या किसी पंप के जरिए हम कोल्ड एनर्जी को हॉट एनर्जी में या हॉट टेम्परेचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो वो जो पंप करती है उसको कोल्ड एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्लो, इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट करने के लिए तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए कोल्ड टू हॉट एनर्जी के लिए। तो ये था हमारे पास आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, एग्जांपल है इसकी। सबको नहीं आ रही। अच्छा, सबको नहीं। क्लास किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? मैं मुझे भी काट रहे आ रही है ताकि किसी को कोई ना थोड़ी बहुत समझ ना आई हो तो वो वहाँ से। अरे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। मैं क्या क्लास किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आधी क्लास का तो आवाज ही नहीं गई, काट रही थी। एक दफा ओवरऑल दोबारा से बता दे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? जी हाँ जी आ रही है शाहिद। सिंपल इसमें ये है कि हीट एनर्जी है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था। अब सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ना है कि इसमें जो एनर्जी को हमें दूसरी फॉर्म, तो सेकंड लॉ पे हमें दो स्टेट्स जो शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें हम पढ़ ली दो स्टेट हैं। इसके मुताबिक इसके अकॉर्डिंग ये है कि इसके जो बाकी को आ रही सबको कि मैम जी मैम आ रही है आवाज। तो मतलब मुझे ही नहीं सिर्फ आ रही। बोले हैं दोबारा से।
शायद आप कंटिन्यू करें। इसकी दो स्टेट्स हैं। फर्स्ट स्टेट केल्विन प्लैंक स्टेट है। अब केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग ये है कि इसमें जो टोटल हीट है वो कभी भी वर्क डन इक्वल नहीं होती। तो कभी भी इस अब डायग्राम में क्या है कि इसमें लेते हैं कोई भी एक इंजन जो है हॉट इंजन या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कुछ हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं इस किसी भी इंजन को, कुछ हीट हम किसी भी इंजन को प्रोवाइड करते हैं। जब किसी भी इंजन को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वर्क डन करके देगा, लेकिन वो जो वर्क डन हमें मिलेगा वो कभी भी हीट के इक्वल नहीं होगा। तो फिर ये जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा ये हमें चेक करना है। तो जब उसको हम किसी भी हाई टेम्परेचर से जो हीट प्रोवाइड करते हैं हीट इंजन को, तो उसमें कुछ जो हीट है वो उसमें रिजेक्ट हो जाती है, मीन्स उसमें रिलीज हो जाती है। तो अब जो वर्क डन है वो इक्वल होगा प्लस जो हीट हमने इसमें प्रोवाइड की माइनस जो हीट इसमें रिजेक्ट हो जाती है। तो ये वर्क डन इसमें जो हमें मिलता है वो आपका इसके इक्वल होता है। उसमें कभी भी जो वर्क डन है वो हीट इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये था बस केल्विन प्लैंक्स। सेकंड स्टेट इसकी थी आपके पास क्लासिकल स्टेट्स। तो क्लासिकल स्टेट्स के मुताबिक इसमें ये था कि उसमें कोई भी शाहिद जो भाई, हायर लो शाहिद टेम्परेचर है। भाई जी जी इसके एग्जांपल भी साथ थोड़ी ना बता दें क्लास को दोबारा। केल्विन प्लैंक्स की जो एग्जांपल्स है, जब हम कोई भी फूड खाते हैं, वी ईट फूड, द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन इट्स हीट। कोई भी हम फूड खाते हैं तो उसकी केमिकल एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो व्हेन वी डू सम वर्क, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है, हीट अप हो जाती है, और एंड रिजेक्ट हीट, और हीट जो रिजेक्ट करती है इन्वायरमेंट के अंदर। इवन we if we are not doing work, हम कोई भी वर्क नहीं करते any work, our body still reject a lot of heat, फिर भी हमारी बॉडी हीट रिजेक्ट करती रहती है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे इसकी सेकंड स्टेट है क्लासिक स्टेट्स ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लासिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें कोई भी जो लो टेम्परेचर है उस पर जो एनर्जी है किसी भी हाई टेम्परेचर में डायरेक्ट या ट्रांसफर नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें किसी कोई भी डिवाइस हम यूज करनी पड़ती है इसको एनर्जी को लो टेम्परेचर में या कोल्ड टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करने के लिए। तो इसकी जो बेस्ट आपका एग्जांपल है वो रेफ्रिजरेटर है। तो इसकी आपके डायग्राम में इसके हमारे पास दो टेम्परेचर्स हैं। अब एक आपका कोल्ड टेम्परेचर है और एक पास हॉट टेम्परेचर है। नीचे आपका कोल्ड टेम्परेचर प्लस हॉट टेम्परेचर है। तो इसमें जो एनर्जी है वो डायरेक्ट कोल्ड से हॉट की तरफ मूव नहीं कर सकती। फिर ये कैसे मूव करेगी, इसमें कोई ना कोई डिवाइस यूज करेंगे जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करेगी। तो वो जो डिवाइस है वो जो डिवाइस है वो वर्क उस पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करेगी। बेसिकली जब कोल्ड से हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसके वर्क करते हैं तो Q प्लस W जो आपके जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हाई टेम्परेचर में। तो जो आपको इसमें जो डिवाइस प्रोवाइड करती है वो रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है और पंप भी हो सकता है। इसको हम पंप करें तो वो कोल्ड से हॉट तरफ ट्रांसफर हो जाती है। मींस वी कैन कंस्ट्रक्ट ए रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स। कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जो विदाउट वर्क जो है इनपुट प्रोवाइड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, इसके जो कोल्ड से हॉट मूव कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर जो है इसको यूज करने पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम उसमें चेंज रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम इसको कोल्ड से हॉट तरफ मूव कर सकते हैं। जी, अब किसको समझ नहीं आई हो? शायद आप ये पहली वाली स्लाइड निकालिएगा जिस पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैम किसकी क्लासेस की? स्टेटमेंट सेकंड जहाँ वाले की? लिखी है, स्टेटमेंट जहाँ लिखी ये वाली? सबको आ रही है फर्स्ट वाली। अच्छा फर्स्ट। फर्स्ट ला की सेकंड ला की? सेकंड ला ये नहीं ये डेफिनेशन कहाँ से देखी हैं? बुक से किसी या नेट से? नेट से देखी थी मैम बुक से भी। कौन सी बुक से? फर्स्ट ईयर मैंने जब ये नेट से देखा है तो जब हम लोग सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें एंट्रोपी जनरेशन की बात होती है, एंट्रोपी की बात होती है। ठीक है,
जब मैंने आप लोगों को ये चीज देखी तो मैंने कहा मैं भी देखूं, शायद इस तरीके से भी डिफाइन होता होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये एक दो जगह मैंने देखा है ऐसे डिफाइन हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम में हम एंट्रोपी की बात करते हैं। तो आपने ऐसी डेफिनेशन कोई नहीं देखी नेट पे जहाँ पे वो एंट्रोपी तो लेके चलता हो कि टोटल एंट्रोपी के साथ कुछ प्लस माइनस होता हो? मैम नेट पे थी, लेकिन ज्यादा हमें ये मिली है 2 स्टेटमेंट इसकी ना, केल्विन की और उसकी। उसके बाद बुक से भी मैंने कंसर्न किया था, उसमें भी एंट्रोपी का नहीं था, वो उस टॉपिक के अंदर। कौन से बुक से देखा था, यही तो पूछ रही हूँ। इसलिए तो फर्स्ट मैंने ईयर पहले की पूछा कि कौन से बुक से आपने स्टेटमेंट चेक किया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की बुक में ये जो पहले आपने लिखी है ये स्टेटमेंट लिखी है, द सेकंड लेसन कंसर्न विद द circumstances in which heat can be converted into work and direction of flow of heat, यस मैम। ये लिखी हुई है। स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था, उसके बाद उसने आगे वो डिफाइन किया हुआ था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की, और उसके बाद कैसे। हम्म उसके बाद आपने बीएससी की एमएससी की बुक नहीं देखी मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, जिसमें सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन किया हो? मैम एक देखी थी ये डेफिनेशन भी ना, एंट्रोपी वाली भी, लेकिन वो मैंने सेंड नहीं की, फाइल बन गई थी ना इस वजह से। क्या हो गया था? मैं कह रहा हूँ मैम कि वो डेफिनेशन देखी थी एक एंट्रोपी वाली भी, हम्म लेकिन वो मैंने सेंड नहीं थी कि अरसलान ने ना फाइल बना ली थी स्लाइड्स, तो अच्छा, इसलिए वो तो कि ये जो आप टॉपिक लोगों ने रिलेटेड सेकंड ऑफ थोड़ा सा। थर्मोडायनामिक्स डिफाइन किया है, तो बिल्कुल सिंपल सा छोटे बच्चों के लिए कि जी उनको समझाने के लिए कि जी ऐसे होता है। हम तो मैं हाल में रिसर्च स्टूडेंट है, हमें थोड़ा सा कुछ अच्छे लेवल वाला डिफाइन करना चाहिए था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसे नहीं है। क्योंकि जब रिसर्च में लगाएंगे तो इस डेफिनेशन का तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये स्टूडेंट्स को, छोटे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि जी ऐसे होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम तो अपनी रिसर्च में एंट्रोपी जनरेशन की बात करेंगे, तो वो तो आप लोगों ने एंट्रोपी में बताई। भी सिंपल, एंट्रोपी में भी सिंपल यही था कि इस प्रोसेस के दौरान आपकी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज नहीं होती। हाँ जी, अगर वो रिवर्सिबल भी हो तो वो हाँ, कांस्टेंट रहती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की गई है वहाँ पे। जी जी, मैं अगर रिवर्सिबल होती है तो फिर भी हम्म वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हम्म डिक्रीज कभी भी डिक्रीज नहीं होगी हम्म टाइम के लिहाज से। जो सिस्टम्स होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे बात की जाती ये है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस क्लास, अब मैं आप लोगों स्पॉन्टेनियस बाकियों को कह रही हूँ कि जब आप लोगों को जो भी प्रेजेंटेशन दी जाए तो कम से कम ऐसे तो वो हो ना कि थोड़ी लेवल उसका हाई हो। इतने छोटे लेवल की तो बताने का फायदा कोई नहीं होता। जब हाई लेवल क्या बताओगे तो ये चीजें तो बीच में खुद ही आ जाएंगी, छोटी मोटी जो है। जी मैम। ठीक है, तो इसका तो क्लास को कोई फायदा नहीं होगा इस डेफिनेशन का। ठीक है, समझ आ गई। इंशाल्लाह सेकंड लॉ मैम ऑफ नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स टाइम जो होता है इससे वो वैसे अच्छी ही हो होता है। जी जाएगी। जी मैम, लेकिन वही नेक्स्ट वाली टाइम बात है ना, इंशाल्लाह हम आप कोशिश लोगों ने करेंगे। मैट्रिक की बुक देखी है, आप लोगों ने एफएससी की बुक देखी, थोड़ी सी फिजिक्स आगे आप लोगों में से किसी ने क्या डबल मैथ्स फिजिक्स में नहीं की हुई एमएससी, सॉरी बीएससी? जी मैम की डबल हरून ने किया है शायद मेरे ख्याल से। तो हारून ने अपनी फिजिक्स की बुक देखता बीएससी में, तो उसकी नो काफी। मैम, बीएस ऑनर मैथमेटिक्स में है मेरा तो। अच्छा, फिर तो नहीं पढ़ा होगा। मैंने मैम डबल मैथ में स्टैट में की है असल में, इसलिए मुझे थोड़ा, नहीं तो मैंने खुद कर लेना था ये सारा कुछ। तो ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ना ताकि आइडिया हो सबको, एक को आइडिया नहीं तो दूसरे को आइडिया हो। यस मैम, इसलिए नेक्स्ट थोड़ा ना इंशाल्लाह ज़्यादा